यस। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.1 आपका स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 6.1, if x, y and z be the pth and qth and rth term, rth term of an AP show that, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपके पास, डिटर्मिनेंट आप लोगों ने देखे होंगे डिटर्मिनेंट, लेकिन हम लोगों ने ना 2/2 के 3/3 के डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखे नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो रिड्यूस हो गया था सिलेबस में। तो फिर हमने 3/3 के रिड्यूस में हमने सीखा नहीं था कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो कैसे रिजॉल्व होता है। अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट को रिजॉल्व करना सीखना हो तो मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, बल्कि यूट्यूब पे अपलोडेड है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स को मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया था, तो मैं वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। सेम डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। देखो 2/2 का डिटर्मिनेंट मैट्रिक में सॉल्व किया है AD माइनस BC के जरिए, लेकिन 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का कोफैक्टर मेथड होता है। कोफैक्टर के जरिए हम कोफैक्टर्स बनाते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये कि भाई हमें सॉल्यूशन करना है और प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये बात करनी है हमें कि भाई हमारे पास एक डिटर्मिनेंट मौजूद है, यही वाली चीज़, और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये सब ज़ीरो के बराबर हो जाए। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये सब जो है वो किसके बराबर हो जाए, ज़ीरो के बराबर हो जाए। ये हमारे पास अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप होंगे वो क्या होंगे कि हमारे पास x जो है बेटा वो किसके बराबर है, x इज इक्वल टू टी पी कॉमा x इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट p माइनस 1d। एक ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से एक आपके पास ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर अब क्या हो जाएगा y, और p की जगह क्या आ जाएगा q y, और अंदर क्या आ जाएगा q माइनस 1d। एज इट इज यही सूरत हाल नीचे उतरेगी, यहाँ पर भी यही काम होगा। अब हमारे पास y के बाद आ गया z, और ये t r बनेगा, और ये आपका बन गया z बराबर है r माइनस 1d। इस सवाल को पहले आप इस तरह समझे कि आपका एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस है, वो पी एच टर्म है। पी एच टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, क्यू एच टर्म मतलब सेकेंड टर्म, और आर एच टर्म मतलब कोई थर्ड टर्म। इसको इस तरह कंसीडर कर ले। तो हमने बोला एक्स जो है वो टी पी यानी T1 की जगह हमने टी पी लिख दिया कि पी एच टर्म है, और वाई जो है वो T2 यानी टी क्यू के बराबर है, और जेड जो है वो टी आर यानी कि आपके सामने T3 कह सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस, अब ये x क्या है, ये टीपी की जगह पर आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये टीपी की वैल्यू क्या है x, x इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1d, और टी क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1d, और ये हो जाएगा r माइनस 1d। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट से पहले पहले उसके वैल्यूज। अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। ये वैल्यूज़ याद रखिएगा, ये नीचे काम आएंगी आपके पास, ये बहुत ज़्यादा भी नीचे काम आएंगी, तो इसलिए इन वैल्यूज़ को याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या काम करना है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है, हमें इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे होता है, एक्सपेंड फर्स्ट रॉ से होता है। याद रखिएगा, एक्सपेंड फर्स्ट रॉ से होता है। तो इस फर्स्ट रॉ से हम को फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा। हम पहला नंबर, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं यहाँ पर, याद रहे कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है,
हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड 0 के बराबर आएगी, ये बात इन्होंने कही है। सही है भाई। P पहली साइन याद रखें, जब हमें ये जो फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड कर रहा हूं, ये फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? P। P से बनेगा एक कोफैक्टर। कोफैक्टर बनता कैसे? थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपके सामने सारे कोफैक्टर बना के दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगी बात। सारे कोफैक्टर अभी आपके सामने बनेंगे, थोड़ा सा आपने वेट करना है। देखो भाई कैसे बने कोफैक्टर, तरीकेकार क्या है। देखो बेटा, ये P को जब मैंने सेलेक्ट किया तो P की रॉ और P का कॉलम छोड़ दिया। कौन से 4 एलिमेंट लिख दूंगा इस कोफैक्टर के अंदर? Y1 Z1 एज इट इज। जब मैं Q से लिखूंगा तो Q याद रखें डिटर्मिनेंट की साइन होती है। दूसरा एलिमेंट हमेशा माइनस में लेंगे, तीसरा फिर प्लस में लेंगे। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ये डिटर्मिनेंट की साइन है, कोफैक्टर की साइन होती है। ये साइन है आपको याद रखनी होगी फिलहाल, लेकिन इसका रीज़न है, इसका रीज़न मैं इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में बताऊंगा आपको कि ये क्यों होता है माइनस और प्लस की साइन। खैर, तो ये माइनस क्यों हो गया। सेकंड यहाँ पर क्यू की जगह पर यहाँ पर आप क्या रखोगे? अगर मैं क्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्यू की रॉ हाइड हो गई और क्यू का कॉलम हाइड हो गया। कौन से 4 एलिमेंट लिखे जाएंगे? X1 Z, शाबाश 1, ठीक है। इसी तरीके से R की रॉ और R का कॉलम हाइड करेंगे तो कौन से 4 एलिमेंट बन जाएंगे? X1 Y1, ठीक है भाई। ये आपने जो है इसको कोफैक्टर में डिवाइड कर दिया। अब इसका तरीकेकार क्या होता है? अब इसको AD माइनस BC के जरिए सॉल्व करेंगे। कैसे भाई? देखो, ये P इसी तरह लिख दिया जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट AD माइनस BC मतलब Y1 से मल्टीप्लाई और Z1 से मल्टीप्लाई, AD से मल्टीप्लाई, BC से मल्टीप्लाई और बीच में आएगा माइनस, यानी कि Y1 जा Y माइनस Z ब्रैकेट, फिर माइनस का Q, यहाँ पर भी यही काम होगा, X माइनस Z ब्रैकेट प्लस R, फिर ब्रैकेट X माइनस Y ब्रैकेट। क्या ये वाली बात तमाम बच्चों को क्लियर हो गई यहाँ तक? जल्दी से बताइए, शाबाश। 0 के बराबर जब ये हो गया तो हमारी राइट हैंड साइड बाकायदा प्रूफ हो गई। तो ये है वो सवाल जिसे हमने डिटर्मिनेंट के रूल से सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या चीज़ बनकर आई वो आपने सामने देख ली। ठीक है भाई, जल्दी से इसको कॉपी कर लें और एक दफ़ा और समझने की कोशिश करिएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया, वही कोफैक्टर मेथड से, और वाई जेड एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ये वाली पुट कर दी। ये वाली कैसे? डी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यूज़ थी इनको एक्स वाई जेड की जगह पर पुट कर दिया, माइनस की साइन अंदर की साइनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो सब में डी कैंसिल हो गया पहले, और उसके बाद पी क्यू आर को मल्टीप्लाई करके सब के सब कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के। तो ये बताया एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस थी जो कि पी टर्म, क्यू टर्म और आर टर्म थी, वो एपी को शो कर रही थी, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आना था। ये वाली बात वो आपसे पूछ रहे थे, प्रूफ करने का कह रहे थे। सही है भाई, क्लियर है सबके? तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने एलिमिनेट, फर्स्ट डिटर्मिनेंट के जरिए हमने कैसे इसको किया, जरा गौर से देखिएगा। तुमने बस यहां पर ये देखना है कि कौन सा सवाल तुम्हारे पास एपी का आया हुआ है जो तुम लोगों ने अभी तक किया है। एपी याद रहे, एएम एचपी जीपी अभी इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
2017 का ईयर है, ये आपके सामने पहला सवाल एचपी का है, दूसरा सवाल एएम का है। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन 6.3 है, पर वो रिड्यूस है आपके पास। लेकिन ये जो सी पार्ट है, ये तुम लोग मुझे बताओगे, क्या तुम लोगों ने इस तरह का पार्ट किया है? इफ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर इन एपी प्रूव दैट u प्लस जेड v प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ये कल वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादा वेरिएबल्स में दे दिया है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है? हो जाएगा ये 2017 पार्ट सी, ठीक है? इसी तरह डी में एचपी का सवाल है, इसको छोड़ दो अब, ठीक है? और ई भी छोड़ दो इसका। 2016 पर देखो, 16 में एचपी का सवाल है। फिर ये एपी का सवाल है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज, ये अभी आपके पास आगे आएगा, इस सवाल को अभी आप देखेंगे, ठीक है? 2015 फर्स्ट क्वेश्चन, 2015 फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये सवाल अभी हम लोगों ने किया है 2 दिन पहले, ठीक है? उसी के बाद 2014 पर आओ, 14 का कौन सा सवाल कर सकते हो? 14 का बी पार्ट कर सकते हो, 14 का बी पार्ट अभी नहीं होगा, 6.2 के बाद होगा। और इसके साथ आपके पास, हाँ, 14 का सी पार्ट हो सकता है, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। 2014 क्वेश्चन नंबर, यानी पार्ट ई आप कर सकते हो उसमें। 2013 में आपके पास जनाब यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं है ऐसा। 2012 में आपके पास, 2012 में आपके पास बी पार्ट अभी आएगा 6.2 में, सम का वर्ड आ रहा है, देखो सम ऑफ 20 टर्म आ जाए तो 6.2 शुरू हो जाती है। इसी तरीके से 2012 में अभी कोई भी क्वेश्चन एपी का नहीं है। 2011 में आपके पास जनाब कोई भी क्वेश्चन है एपी का नहीं है। आगे जाएंगे हम, हाँ 2010 पर आओ। 2010 कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 9 मौजूद है, बल्कि 9 भी मौजूद नहीं है। 9 का सम वाला सवाल है, ये 6.2 में आएगा। 8 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है क्या? यस। अच्छा भाई, बस सुन लो मेरी बात, सिर्फ शुरू के पेज पर है, शुरू के पेज में एपी मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस इसमें से बनकर आ रहा है, तो भाई तुम्हारा 6.1 तो लाजमी देंगे। एपी में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज दे रहे हैं, 2 एक्सरसाइज दे रहे हैं, 6.1 और 6.2, तो तुम लोग को ये लाजमी करना होगा भाई, ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी, खासतौर पर क्वेश्चन नंबर 10 और ये जो एंड के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है भाई? अब बेटा हमारी क्लास इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक होगी। आज हमने 6.1 पूरा कर दिया है। नेक्स्ट वीक से मुराद ये कि अब हमारी क्लास ईद के बाद होगी। ईद के बाद हम लोग इंशाल्लाह रिमेनिंग क्लास लेंगे, जो भी हमारे पास अब बचा हुआ टाइम होगा उसको हम उसी तरह देखेंगे। लास्ट जो हम लोगों ने अभी तक किया है 6.1 से पहले टेस्ट हुए थे, टेस्टों की तैयारी कर लीजिएगा, तीसरा टेस्ट अभी बाकी है। इस दरमियान छुट्टियों में मैं आपके टेस्ट कॉपीज़ चेक करूँगा और ये ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगा कि भाई तुम लोग जो है ना वो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके जो फेल हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, लेकिन ये बता दूंगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, तो वो आप लोगों को बाकायदा तौर पर चैट के मुताबिक पता चल जाएगा। सुनने में तो यही है कि भाई आपकी जो है वो 18 से फ़िज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो अगर 18 से फ़िज़िकल क्लासेस शुरू होंगी तो 17 का गैप होगा, 18 से फ़िज़िकल हो जाएंगी। लेकिन अगर अनाउंसमेंट उससे पहले 17 से ऑनलाइन 18 कैंसिल हो जाता है तो फिर 17 से ऑनलाइन ही चलेगा। 17, 18, 19 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ महद, आप सही कह रहे हो, ठीक है बेटा? तो
मैं फिर कह दूं, जितने बच्चों ने फ़ीस सबमिट नहीं करी है बेटा, आज लास्ट डे है, आपको ख्याल करना चाहिए, बड़े बच्चे हैं आप लोग। ईद के बाद भी फ़ीस जमा हो सकती है, लेकिन यहाँ पहले जमा होगी तो ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो आज लास्ट डेट है और लास्ट टाइम है, 6 बजे तक से पहले पहले हम बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो है वो यहाँ आके फ़ीस सबमिट कर दें। बच्ची भी कुछ ताक कराते हैं बेटा, लाजमी इसमें टीचर्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत इबादत करिएगा, ख़ास तौर पे मैथ्स के टीचर पे ज़्यादा करिएगा, क्योंकि मैथ्स पे सवाल आया हुआ है, टीचरों के इंतकाल हो रहे हैं, जो मैथ्स के टीचर्स हैं उनके टीचरों के इंतकाल हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो। तो भाई ख्याल करिएगा, जितनी ज़िंदगी उतनी तो जीनी है। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबको, और जो कोविड की सूरत हाल है इसमें लाजमी तौर पर आप स्कूल, कोचिंग्स, तालीमी इदारों के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। बहुत मुश्किल हालात हैं ये बहुत सारे टीचर्स के लिए, और वालदैन के लिए, अपने वालदैन के लिए, हमारे वालदैन के लिए लाजमी दुआ करिएगा। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको हिफाजत में रखे। और फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे ईद के बाद। सही है बेटा, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मंडे को कोई क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास होगी ईद के बाद, 17 तारीख से ऑनलाइन और 18 तारीख से अगर फ़िज़िकल हुई तो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चले भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।